हाँ जी दोस्तों, सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं, हम बात करते हैं व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, मतलब कि क्या डिटरमिनेंट्स है, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, या फिर इन फैक्टर का क्या रिलेशनशिप है डिमांड के साथ। तो उसको समझना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए कि भैया आप अगर मार्केट को समझते हो, मार्केट की डिमांड को समझते हो, तो आपको साथ में नॉलेज रखनी पड़ेगी उसके डिटरमिनेंट्स को। डिटरमिनेंट्स का बेसिक सी मतलब आप ये समझ सकते हो कि वो सारी चीजें जिसकी चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है। एक सिंपल शब्दों में कि वो सारे एलिमेंट्स या वो सारे फैक्टर्स जिसके अंदर अगर चेंज आएगा तो डिमांड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे डिटरमिनेंट्स हैं, या ऐसा कह सकते हो कि ये वो आपके पैरामीटर्स हैं, या वो ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, जिसके थ्रू आप डिमांड निकाल पाते हो। ठीक है ना। तो उसको समझना अपने को वन बाय वन, काफी सारे यहाँ पे डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, उनको हम वन बाय वन देख के चलेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स आर एसेंशियल फॉर अ बिजनेस फर्म फॉर एस्टिमेटिंग मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट्स को और रिलेशनशिप समझना पड़ेगा कि उन डिटरमिनेंट्स का क्या रिलेशनशिप है डिमांड के साथ। तो ये दो चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, डिटरमिनेंट्स क्या है, एंड नंबर टू, उन डिटरमिनेंट्स का रिलेशनशिप क्या है डिमांड के साथ, किस तरीके से वो अफेक्ट करता है डिमांड को, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी। एक फैक्टर नहीं है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। ऑल दीज फैक्टर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बात है, हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। मोर ओवर, some of these factors cannot be easily measured or quantified. The important factors that determine demand are given below. अब कुछ important factors यहाँ पे दिए गए हैं, सारे के सारे आसान नहीं है, पढ़ के आपको समझ के आसान लगता है, बट रियलिटी में मार्केट के अंदर इसको एनालाइज करना और इसके इफेक्ट को पहचान पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। चलिए, तो ये चित्र दिया है, चित्र से एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। नंबर वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली बात है, जो आप कमोडिटी मार्केट में लाने जा रहे हो उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस ज्यादा है, कम है, मॉडरेट है, किस तरीके से, किन लोगों के लिए है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं आपकी डिमांड को। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, मतलब कि आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उनकी प्राइसिंग क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके डिमांड के ऊपर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, जो आपके कंज्यूमर है जिसके लिए आपने अपने प्रोडक्ट को प्लान किया है, उन कंज्यूमर्स की इनकम क्या, अगर उनकी इनकम बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली बात है डिमांड में पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मतलब कंज्यूमर किन प्रोडक्ट के ऊपर प्रभावित हो रहा है, या कह लो आकर्षित हो रहा है, किन प्रोडक्ट के ऊपर वो आकर्षित हो रहा है, क्या प्रेफरेंस चल रहा है, किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज की डेट पर अगर कहूं तो आपको पता होगा TWS बेसिकली व्हाट, वायरलेस ईयरफोन्स, जो आपके आज के टाइम में मार्केट में आ रहे हैं, दिस इज ट्रेंड। अगर मैं बात करूं ईयरफोन के अंदर, तो ये आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस चीज के अंदर लॉन्च कर रही है एक अच्छे तरीके से, एक प्रेजेंटेबल और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर, ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर पाए। दिस इज व्हाट ट्रेंड, ये आते जाते रहते हैं। एक टाइम पे हेडफोन नॉर्मल वायर वाले आए थे, फिर आपके शॉर्ट वायर वाले आए थे, आज के टाइम में ट्रूली वायरलेस आ रखे हैं, जो आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज हो इस बारे में। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस टाइप के ट्रेंड हर एक फैक्टर के अंदर, हर एक सेगमेंट के अंदर एक डिफरेंट ट्रेंड चल रहा होता है, और उस ट्रेंड को पहचानना और उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। नाउ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस की, कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कमोडिटी या सर्विस के रिगार्डिंग, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और कुछ अदर फैक्टर्स आएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, तो उस टाइप की चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाउ, कमोडिटी प्राइस से आप बेसिकली क्या समझते हो? देखो, सीधी सी बात है कि भैया आपका जो प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा डिमांड को किस तरीके से क्रिएट करता है। मतलब कि सेटरिस पेरिवर्स, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इस चीज को आपको रट लेना है। ये तो भैया आप हर जगह चिपका के चलते हो कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि भैया उल्टा प्रभावित करता है। उल्टा प्रभावित का मतलब कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर आप प्राइस घटाते हो तो उस केस में उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, राइज कर जाएगी। तो ये एक इनवर्सली रिलेशनशिप है दोनों के साथ। ठीक है, तो पहला जो डिटरमिनेंट है आपकी प्राइस का, वो डिमांड को इनवर्सली रिलेट करता है। नाउ,
अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हो, डिमांड घटती नहीं है, डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। ऐसा होने का एग्जांपल देता हूं मैं आपको सिंपली सा, कि सपोज करो लाइक जो अभी हमारा एक कंडीशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में विच इज कोविड-19। इस सिचुएशन के टाइम पे आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है सम काइंड ऑफ सैनिटाइजर और मास्क, इस टाइप की चीजें, इन प्रोडक्ट की डिमांड कहीं ना कहीं पहले के कंपैरेटिव बढ़ेगी या घटेगी। आप खुद सोचो कि जो लोग पहले सैनिटाइजर या मास्क यूज करते होंगे उसके कंपैरेटिव में अभी के टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में अगर आप प्राइस घटा देते हो, डिमांड तब भी बढ़ेगी, और इन केस अगर आप प्राइस थोड़ा बहुत इन्फ्लेट भी कर देते हो, डिमांड स्टिल बढ़ेगी। तो दिस इज व्हाट अदर थिंग्स बीन इक्वल, कि भैया साधारण सिचुएशन के अंदर ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। अगर असाधारण बात कर ले विच इज कोविड-19, जो कि आपका असाधारण सिचुएशन है, तो वैसी सिचुएशन में तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डिमांड को, वो तो फिर आपको एक पर्सनल एनालिसिस करनी पड़ेगी मार्केट की, ठीक है ना, वहां एक नॉर्मल पैरामीटर नहीं चलता है। बट इन जनरल आपने देखा हुआ है कि किसी भी अगर प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे लोग जो होते हैं वो इनएलिजिबल हो जाते हैं या फिर अनकैपेबल हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। लेकिन अगर घटा दिया जाता है तो आपके जो परचेजर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, एंड बाय वे ऑफ दैट जो उसकी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। इट इंप्लाइज दैट a rise in the price of the commodity bring about a fall in the quantity purchased and vice versa। ठीक है, सीधी सी बात है कि भैया राइज होगा प्राइस के अंदर तो डिमांड जो होगी, क्वांटिटी जो होगी वो आपकी कम हो जाएगी, और उसका दूसरा इंपैक्ट है वाइस वर्सा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स को और जरा समझ लेते हैं, ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक मोबाइल फोन है, ठीक है ना, विच इज अवेलेबल एट 10K, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन अवेलेबल है कुछ फीचर्स के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है एक ही फोन तो होगा नहीं, 10,000 की फीचर्स में और भी कई सारे फोन अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। अब कोई ऐसा पर्सन है जो 10K का ही फोन अफोर्ड कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस प्रोडक्ट को जाके चूज कर लेता है। कल को अगर ये प्रोडक्ट आपका 11K का हो जाएगा तो क्या इस बेचारे की इनकम बढ़ गई? क्या आपने तो प्रोडक्ट को राइज कर दिया बाय एनी रीजन, बट क्या इस पर्टिकुलर पर्सन की क्या इनकम बढ़ी है? नहीं, ये अभी भी कितने का फोन अफोर्ड कर सकता है? लेट्स से वही 10,000 का। तो उस केस में जैसे ही आपका प्रोडक्ट 11 का हो जाएगा, ये आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वो दूसरे सब्स्टिट्यूट के पास चला जाएगा और वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, या वो किसी तीसरे के पास चला जाएगा, वो उसको परचेज कर लेगा। द थिंग इज, इसको कहा जाता है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि भैया अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को राइज कर देते हो तो उससे इसकी इनकम नहीं बढ़ती है, और उस सिचुएशन में ये सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाता है कि भैया ये तो मेरे बस की रही नहीं, तो देखते हैं दूसरा मार्केट में क्या अवेलेबल है जिससे उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल पाए, और वो उसके पास चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका काम करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसलिए प्राइस और बढ़ाना और घटाना, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसका हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखा। नाउ सेकंड बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की। रिलेटेड कमोडिटीज के अंदर बेसिकली आपके दो टाइप के गुड्स आते हैं। नंबर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नंबर टू इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? वो सारे गुड्स जो कि आप साथ में जोड़ के काम करते हो, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया टी शुगर टाइप का, कि भैया अगर टी है, टी की डिमांड बढ़ेगी तो शुगर की डिमांड में भी उसका इंपैक्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और अगर शुगर की डिमांड घटेगी तो उस केस में मतलब ये दोनों के दोनों पैरेलल चलेंगे। बट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो उस केस में आपकी डिमांड जो होगी वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं कि आपका, अगेन मैं वही मोबाइल के ऊपर जाता हूं, सपोज करो कोई एक मोबाइल था 10K का, अब इसने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसको छोड़ के दूसरे 10K वाले मोबाइल पे आ जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर ये 10K दो प्रोडक्ट थे सब्स्टिट्यूट के अंदर, अब बंदा को इसको चूज किया करता था, लेकिन जैसे इसने प्राइस को हाई कर दिया तो इसके जो परचेजर थे वो भी उठ के इसके पास आ जाएंगे। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट इस तरीके से काम करता है कि अगर आप प्राइस के अंदर चेंज करते हो या फिर आपके सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्या है उससे आपके डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये सब्स्टिट्यूट वाला बंदा अपने फोन को 9K का कर देगा तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी और आपके जो बायर होंगे वो भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट काम करता है आपका, कि अगर आप अपने प्राइस मतलब सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस बढ़ेंगी तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, और सब्स्टिट्यूट वाले की प्राइस अगर घट जाएगी तो आपका डिमांड भी वहां पे घट जाएगा, क्योंकि जो आपके बायर होंगे वो उठ के इनके पास चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। रिलेटेड कमोडिटी आर टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नंबर टू इज कॉम्पीटिंग गुड्स, जिसको हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली।
मतलब वो सारी चीजें जो आपकी एक साथ काम में आती है, लाइक मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टी से काम चल जाएगा, आपको शुगर भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपस में दोनों प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। इसका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं कि टी की प्राइस से शुगर की प्राइस से, मतलब ये कंपटीशन नहीं चल रहा है, बट ये दोनों के दोनों क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पार्ट है, जो कि साथ मिलकर एक इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, मतलब जो कार की प्राइस होती है और जो पेट्रोल की प्राइस होती है, इन दोनों का रिलेशन आपस में होता है कॉम्प्लीमेंट्री। पेन और इंक, ये भी आपके पास में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों मिलके ही आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, दोनों मिलके ही एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं। व्हेन टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये चीज आपको ध्यान रखना, जो मैंने आपको ऊपर कहा था, अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब एक साधारण सिचुएशन की बात कर रहे हैं, विल कॉज द डिमांड फॉर द अदर टू राइज। मतलब कि एक की अगर प्राइस घटेगी, अब जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं कि शुगर सस्ती हो गई, ठीक है ना, अब शुगर अगर प्राइस शुगर की कम हो गया, सस्ता हो गया, तो लोग शुगर की डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे। अब अगर शुगर की डिमांड बढ़ेगी तो इसका ऑटोमेटिक इंपैक्ट पड़ेगा कि लोगों के लिए टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, कि सपोज कीजिए कि कार के प्राइसेस घट गए। अब अगर कार की प्राइस घट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोग कार परचेज करेंगे। अब ज्यादा लोग कार परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको उसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा, और इस प्रकार से पेट्रोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका डिमांड उसका राइज कर जाएगा। तो एक सिंपल फंडा होता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। इसने अपने प्राइस को नहीं छेड़ा, एक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं छेड़ा, उससे उसकी पर्टिकुलर डिमांड तो बढ़ी बढ़ी, और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो दिस इज द रूल जो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार विल लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ द पेट्रोल। कार्स की प्राइस अगर डाउन हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस जब कार की गिरेगी तो कार लोग ज्यादा खरीदेंगे, कार ज्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। Similarly, a fall in the price of a fountain pen will cause rise in the demand for the ink. अगर फाउंटेन पेन सस्ते हो जाएंगे, लोग पेन ज्यादा खरीदेंगे, पेन ज्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि इंक की डिमांड बढ़ जाएगी। The reverse will be case when the price of the complementary rise. इसका उल्टा भी हो सकता है कि कार महंगी हो जाएगी तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार कम खरीदेंगे तो कार की डिमांड कम, और कार की डिमांड कम तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको रूल क्या डिसाइड करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होगा, अगर उसकी प्राइस फॉल करेगी तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, राइज करेगा, और अगर इसका प्राइस राइज करेगा तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड फॉल करेगा। इसमें भी हमने देखा था इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसके केस में भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। Thus, we find that there is an inverse relation between the demand for goods and the price of its complements. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस से जो डिमांड क्रिएट होगा गुड्स का, वो कैसा होगा, इनवर्सली रिलेटेड होगा। नाउ अगली बात करते हैं हम competing goods, which is substitute. Now, two commodities are called competing goods or substitute when they satisfy the same want and can be used with ease in place of another. मतलब कि वो एक ही तरीके से वांट सेटिस्फाई करते हैं और वो एक की जगह पर दूसरे को यूज कर ले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, टी और कॉफी। आप कह सकते हो कि जो टी पीता होगा नहीं जी, उसको जो चाय चाहिए वो कॉफी पे काम नहीं चलाएगा। दिस इज फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ। आपको ये एग्जांपल पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे को चुन लो। फॉर एग्जांपल, इंक पेन और बॉल पेन। अगर कोई इंक पेन यूज करता है, इंक पेन की प्राइस अगर बढ़ जाएगी, वो कहेगा छोड़ना यार, बॉल पेन यूज कर लेते हैं, सेम प्राइस पे मिल रहा है। आर substitute for each other and can be used in place of one another easily. When goods are substitute, a fall in the price of one leads to fall in the quantity demanded of its substitute. ध्यान दे, अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि टी की प्राइस कम हो गई, तो टी की प्राइस कम होगी तो टी, जो कॉफी वाले लोग भी होंगे वो भी आके चाय पीना शुरू कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है टी की डिमांड वहां पे बढ़ जाएगी और जो आपका कॉफी है उसकी डिमांड घट जाएगी। तो हम तो देख रहे हैं कि टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है टी का प्राइस कम तो कॉफी का डिमांड कम, इंक पेन का प्राइस कम तो बॉल पेन का डिमांड कम। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ द टी फॉल्स, पीपल विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट फॉर कॉफी। लोग क्या करेंगे, कॉफी की जगह पे चाय पे जाना पसंद करेंगे, एंड डिमांड मोर ऑफ इट एंड लेस ऑफ कॉफी। और उस केस में डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कॉफी की डिमांड घट जाएगी। दैट इज डिमांड फॉर टी विल राइज एंड द कॉफी विल फॉल। देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट, ठीक है, रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। इसमें आपने देखा इनडायरेक्ट था, इसमें आपको डायरेक्ट रखना है, क्योंकि कई बार एग्जांपल में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम के अंदर, उसके अंदर सीधा सीधा रिलेशनशिप पूछा जाएगा, पूरी पिक्चर को माइंड में नहीं लेकर आओगे, बट आपको इस तरीके से भी उसको ध्यान में रख के चलना है कि रिलेशनशिप कैसा है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट या फिर
पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर को भी आप मेरे ख्याल से इजीली समझ पाएंगे क्योंकि इसके अंदर भी वैसी कोई खास चीज नहीं है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, और अगर कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो भी ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में क्या होगा। चलिए देखते हैं फटाफट से। अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये पॉइंट फिर से आपको स्टार्टिंग में चिपकाना है। द डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी income of the consumer. The purchasing power of the consumer is determined by the level of his income. Purchasing power consumer की obvious सी बात है, उसकी कमाई से डिसाइड की जाती है, उसकी इनकम से डिसाइड की जाती है। In most cases, the larger the average money income of the consumer, the larger is the quantity demanded of the particular goods. The nature of relationship between income and quantity demanded depends upon the nature of consumer goods. Most of the consumption. अच्छा, एक चीज और इसके अंदर ध्यान देना है आपको कि आप यहाँ पे सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि अगर किसी की इनकम बढ़ी तो क्या फर्क पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड पे। नहीं जी, इसके अंदर डिपेंड करेगा कि भैया गुड्स कैसा है, नेचर क्या है कंज्यूमर गुड्स का। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स। दीज आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। मतलब अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं, एक साधारण गुड्स, तो उस केस में भैया ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। दीज आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी। नॉर्मल गुड्स में हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। मतलब ये नॉर्मल गुड्स जो होते हैं आपके, इस टाइप की जो गुड्स होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स सच एज फूड ग्रेन, फ्यूल, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लॉथिंग etc satisfy the basic necessity of life and are consumed by all individual in a society. A change in consumers income although will cause an increase in demand of all these necessity, but this increase will be less than proportionate to the increase in income. अब जरा ध्यान दो इस चीज को। सपोज करते हैं कि आपकी जो इनकम हुआ करती थी वो सपोज करते हैं हुआ करती थी 40,000, ठीक है ना, और उस सिचुएशन में आप जो अपने लिए हाउस होल्ड फर्नीचर्स वगैरह परचेज करते थे या मोबाइल फोन परचेज किया करते थे, उसका एक रेंज हुआ करता था। अब आपकी जब ये इनकम बढ़ के 40K से अगर ये बढ़ के मैं कहता हूं 60K हो गई, तो उस केस में जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपका जो कहते हैं हम कंज्यूमर गुड, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो उसी प्रोपोर्शनेट में हाई करती है। आप उस अकॉर्डिंग फर्नीचर परचेज करोगे, उस अकॉर्डिंग मोबाइल फोन परचेज करोगे, उस अकॉर्डिंग आप ऑटोमोबाइल परचेज करोगे, सपोज बाइक, कार, व्हाटएवर, तो उस अकॉर्डिंग वो अपग्रेड होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर क्योंकि अपग्रेडेशन की चांसेस पूरे पूरे होते हैं। लेकिन नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं कि सपोज कीजिए कि आप 40K के अंदर अगर आपके घर में जो राइस आ रहा था वो राइस आ रहा था 10 kg, तो क्या आपकी जब इनकम बढ़ जाएगी तो क्या आप खाना ज्यादा शुरू कर दोगे? क्या आपकी इस राइस के अंदर इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा? हल्का फुल्का आ सकता है, हल्का फुल्का आप कह सकते हो कि क्वालिटी के अंदर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी इनकम के प्रोपोर्शनेट में नहीं होगा। किसी की इनकम डबल हो गई तो वो राइस की क्वांटिटी को डबल नहीं कर देगा, या फिर उसकी प्राइस जो उसकी क्वालिटी होगी वो डबल नहीं हो जाएगी। मतलब उसके अंदर उस प्रोपोर्शनेट के अंदर इंक्रीमेंट नहीं आएगा, विच इज नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि 40K के अंदर भी वो अपनी नेसेसिटी को उसी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा था, 60K में भी उस नेसेसिटी को उसी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। पहले वो छोड़ थोड़ा रहा था। मतलब कि जब किसी की 40K थी तो सपोज करो वो, अब मैं क्या एग्जांपल लूं, सपोज करो कि वो नोकिया ब्रांड यूज कर रहा था, लेकिन जब 60K हो जाएगी तो वो सोचेगा कि मैं जाके आईफोन यूज करूं या सपोज और कोई ब्रांड यूज करूं विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इन चीजों के अंदर जो नेसेसिटी गुड्स थी वो पहले भी वैसे ही फुलफिल कर रहा था जैसे कि वो इनकम बढ़ने के ऊपर करेगा। माइनर चेंजेस आना पॉसिबल है, लेकिन वो इस प्रोपोर्शनेट में नहीं होगा कि 50% सैलरी बढ़ी है तो इन नेसेसिटी जो गुड्स की डिमांड होगी वो 50% बढ़ जाएगी। ये चीज आपको समझनी है। दिस इज बिकॉज एज people become richer, there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in overall consumption basket and rise the importance of durable goods such as TV, car, house। मतलब जैसी भी इनकम बढ़ती है देखेंगे कि वो रिच होने लगते हैं, तो उस केस में उनकी डिमांड इन प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा बढ़ जाती है। नेसेसिटी गुड्स तो जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे थे वो उसी पैरामीटर में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुड्स का इंपैक्ट है। आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते हो कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, ना, डिपेंड करता है कि किस गुड्स की हम बात कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग उसका चेंज आएगा। Now, there are some commodities for which the quantity demanded rise only up to a certain level। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि भाई एक सर्टेन लेवल तक जाएगी of the income and decrease with the increase in the money income beyond this level।
these goods are called inferior goods. A same good may be normal for one condition and may be inferior in other condition. For example, bajra may become an inferior good for a person when his income increase above a certain level and he cannot afford better substitute which is substitute such as wheat. मतलब कि एक इनकम पे वो अपना बाजरा अफोर्ड कर रहा था, लेकिन जब वो उसकी इनकम बढ़ गई तो उसने बेसिकली क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ाई, इसको छोड़ दिया और वो जाके स्विच हो गया किसके ऊपर, वीट के ऊपर। ठीक है ना। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड बढ़ गई? नहीं जी, इनकम बढ़ने से तो इसकी डिमांड उल्टा खत्म हो गई, इसकी डिमांड तो उल्टा घट गई, सब्स्टिट्यूट के अंदर शिफ्ट कर गया जो हमारा कंज्यूमर था। तो ऐसा भी कहलाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब कि जो इंसान मजबूरी में यूज कर रहा होता है अपनी इनकम को देखते हुए और एक बार उसकी इनकम राइज करती है तो वो उस प्रोडक्ट को इंफीरियर समझने लगता है, सस्ता समझने लगता है और उसको छोड़ के जो उसका बेटर सब्स्टिट्यूट होता है वो वहां पे स्विच कर जाता है। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स अराइज beyond a certain level of consumer income and keep rising as income increase. अब अगर लग्जरी गुड्स की बात करें तो एक लेवल के बाद ये इसकी डिमांड शुरू होती है। एक लेवल के बाद मतलब कि सपोज कि आपकी 40K की अगर इनकम है तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है आप एक लग्जरी गुड्स के बारे में ना सोचते हो, लेकिन जैसे ही आपकी 70K हो जाएगी आप लग्जरी गुड्स के बारे में सोचने लगोगे और जैसे ही 70 से बढ़ती जाएगी आपकी लग्जरीनेस जो है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, मतलब जो क्वालिटी और जो डिमांड फंक्शन है वो उस तरीके से आपका काम करने लगता है। तो आप उसके बियॉन्ड जाने के बाद मतलब 70K के बाद आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप उतना ही लग्जरी की ओर जाते जाओगे, तो उस अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल नहीं कह सकते कि लग्जरी गुड्स की इनकम बढ़ने से काम चल जाएगा। जो पहले 10K कमाता था वो लग्जरी गुड को अफोर्ड नहीं करता था, वो 15K कमाता है, अभी भी वो लग्जरी गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए एक सर्टेन लेवल है, उस लेवल के बाद इनकम जाती है, तब जाके डिमांड जो है लग्जरी गुड्स की वो बढ़ती है। ठीक है जी। बिजनेस मैनेजर शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स। तो घूम फिर के बात कहां आई कि गुड्स का आपका नेचर क्या है, जिस गुड्स के अंदर आप डील कर रहे हो उसका नेचर क्या है, विच दे प्रोड्यूस और द नेचर ऑफ नीड विच देयर प्रोडक्ट सेटिस्फाई, मतलब किस टाइप की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है उसका प्रोडक्ट, उसको समझना बहुत जरूरी है। एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंजेस इन द कंज्यूमर इनकम, जो कि हमने ऊपर देखा अलग अलग टाइप के गुड्स के लिए अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है जब इनकम के चेंज होने के ऊपर। For assessing the current as well as future demand for their products, they should also recognize the movement in the macroeconomic variables that affect the income of the consumer. वही चीज है कि फ्यूचर की डिमांड अगर आपको असेस करना है तो उस केस में आप इसकी मूवमेंट को एक प्रॉपरली एनालाइज करोगे एक मैक्रो लेवल पे, विच इज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जिससे कि अफेक्ट होगा कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। तो ये एक एनालिसिस का बेसिकली टूल बताया जा रहा है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि बिजनेस मैनेजर को क्लासिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप का नेचर ऑफ गुड्स है और वो किस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करता है, और उस अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस होनी चाहिए कि भैया इनकम की फ्लक्चुएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं निकल के आया, इसके अंदर हमने वैरायटी ऑफ गुड्स देखे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर और उस अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब ये आपको पता है कि समय के साथ बदलता रहता है, जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो समय के साथ बदलता रहता है, तो इसलिए इसके बारे में भी आइडिया होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस मैनेजर के पास जो भी हमारे मार्केट के अंदर डील कर रहा है। देखते हैं जी। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो क्या है वो एक जैसा रहता है, जो चीजें आपको 10 साल पहले पसंद थी क्या वही चीज आपको अभी भी पसंद होती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर जो आप हैं वो बदलाव आते रहते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं, तो इन चेंज के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड डिजाइन एंड आउट ऑफ फैशन। जैसा मैंने आपको कहा कि भैया एक वायर्ड हेडफोन जो पहले लोग यूज किया करते थे वो आज के टाइम पे कह सकते हो कि आपका आउट ऑफ फैशन हो चुका है। आज के टाइम में लोग TWS के अंदर स्विच कर चुके हैं, विच इज ट्रूली वायरलेस। अब उनकी वो डिमांड में तो उस चीज का प्रेफरेंस चल रहा है क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड है, ट्रेंड चल रहा है। कंज्यूमर्स may perceive a product as obsolete and discard it before it's fully utilized and prefer another goods which is currently in fashion. नॉर्मल सी बात है। For example, there is a greater demand for LCD LED televisions. More and more people are discarding their ordinary television set even though they could have used it for some more years. मतलब कि वो उस प्रोडक्ट को और कुछ साल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो डिमांड चेंज हो रहा है, जो मार्केट में प्रेफरेंस का बदलाव आ रहा है, उसके लिए वो स्विच करके जा रहे हैं किसके ऊपर? LCD या LED के ऊपर। जैसे आप पहले देखते थे हमारा
डब्बे वाला टीवी होता था बेसिकली। तो उस डब्बे वाले टीवी को वो बेसिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन भैया मार्केट के अंदर जो उनका प्रेफरेंस है या जो भी उनका टेस्ट है, या आप ऐसा कहते हो कि कई बार ऐसा भी होता है, जो हम अभी नीचे देखेंगे, कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि सपोज करो पड़ोसी के पास आ गया ऐसा टीवी विच इज एलसीडी और एलईडी, तो उस केस में आपको मजबूरी में आके अपना टीवी चेंज करना पड़ता है। इवन तो आप उसको यूज कर सकते थे, आप उसको यूज कर सकते थे, लेकिन आपका पड़ोसी यूज कर रहा है, इसलिए उस चक्कर में आपको भी यूज करना पड़ जाता है। आप कहते हो जी अगर वो अफोर्ड कर सकता है, आपका कोई दोस्त है वो अफोर्ड कर सकता है, तो आप भी अफोर्ड करोगे, आपको करना पड़ जाता है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो मार्केट में चलता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के इफेक्ट होते हैं जो कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल है, उसको और देखते हैं। पहले बात यहाँ पे कह रहा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। अब ये नाम आपको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा इफेक्ट है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और an individual's demand for LCD LED television may affect by his seeing one of his neighbor or friend's house, either because he likes what he sees or because he figure out that if his neighbor or friend can afford it, he can too. अगर मेरा पड़ोसी खरीद के ला सकता है LCD, तो जी हम भी लेके आएंगे, बल्कि उससे बड़ा लेके आएंगे, ठीक है ना। जनरली ऐसा होता है, आपने देखा हो। A person may develop a taste or preference for wine after tasting some, but he may also develop it after discovering that सर्विंग इट इनहेंस हिज प्रेस्टीज। मतलब कि अगर मैं वाइन सर्व करता हूं अपने घर में आए हुए गेस्टों को, तो मेरी प्रेस्टीज उससे इंक्रीज होती है, तो उस केस में वो वाइन की डिमांड को बढ़ा देता है। तो इस टाइप की जो कह सकते हैं आप इन शॉर्ट दिखावे वाली चीजों की वजह से भी इंपैक्ट पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम common among all, some people decrease or altogether stop its consumption. This is called snob effect. अब इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कॉमन हो चुका है सबके लिए, तो जो हमारे रिच क्लास के पीपल होते हैं वो उसको अफोर्ड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कह सकता हूँ कि नाउ डेज आईफोन जो है वो स्टिल इतना कॉमन नहीं है, बट अगर वो एक पल को कॉमन हो जाए, अब जो हमारी आईफोन है, जो एप्पल है बेसिकली, वो बेसिकली क्या चीज करती है, वो इसी चीज को मार्केट में क्रिएट करके रखती है, हमेशा बना के रखती है कि आईफोन की प्राइसिंग इस अकॉर्डिंग ही होती है कि हर कोई इसको यूज ना कर सके, हर कोई उसको अफोर्ड ना कर सके। अगर हर कोई इसको अफोर्ड कर लेगा, तो जो हायर क्लास के लोग होंगे जो कि आईफोन को इस परचेज इस वजह से लेते हैं क्योंकि ये सबके लिए कॉमन नहीं है, सब लोगों के पास नहीं होता, तो उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा आपका स्नॉब इफेक्ट। अगर सभी के लिए ये अफोर्डेबल हो गया, तो फिर जो हायर क्लास के लोग हैं वो उसको छोड़ के किसी और के ऊपर मूव करने का सोचेंगे और वो कॉमन बन जाएगा सबके लिए। तो कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कि कंपनी जानबूझ के कॉमन नहीं बनाती, क्योंकि वो एक हायर क्लास के लिए ही मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। कई प्रोडक्ट हैं, कई लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि कॉमनली नहीं अवेलेबल किया जाता, उसको जानबूझ के एक्सपेंसिव रखा जाता है ताकि वो एक ब्रांड टैग क्रिएट करे, जो भी उसका बायर उसको परचेज करता है। Highly priced goods are consumed by status-seeking rich people to satisfy their need for auspicious consumption. ठीक है ना, जो स्टेटस जिनको मेंटेन करना होता है, आईफोन, BMW काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनके लिए प्रोडक्ट को हाईली प्राइस रखा जाता है जिसको कि कॉमनली अवेलेबल नहीं किया जाता। दिस इज कॉल्ड वेबलेन इफेक्ट, named after the American economics Thorstein Veblen. In any case, people have taste and preference, and these change sometimes due to external और sometimes due to internal cause and influence demand. ठीक है ना, ये बेसिकली हमने कुछ फैक्टर्स देखे। बेसिकली क्या है कि कुछ तो इंटरनल है कि हम अपनी प्रेफरेंस भी वहां पे रखते हैं, और कुछ होते हैं हमारे एक्सटर्नल जो कि हम कह सकते हैं दिखावा टाइप की चीजें, और उसके वजह से भी डिमांड के अंदर आपका चेंज आता है, डिमांड हमारा इन्फ्लुएंस होता है। Knowledge regarding the taste and preference is valuable for the manufacturer as it would help them plan production appropriately. obvious सी बात है कि भैया अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है, तो आपकी उसकी प्रोडक्शन को कम करके आपको स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट की जिसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ रही है मार्केट में, उसमें स्विच करना पड़ेगा, और उसकी प्रोडक्शन आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में एक इंपैक्ट क्रिएट कर पाओ। एंड डिजाइन न्यू मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस सो टू सूट दी चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड नीड ऑफ दी कस्टमर्स। मतलब कि जिनको पता लग गया कि मार्केट में TWS चलने वाला है, वो इसकी पहले प्लानिंग करके बैठे होंगे, और जैसे ही प्रोडक्ट्स इसके अंदर आए या फिर इसकी डिमांड मार्केट में राइज होने लगी, क्रिएट होने लगी, उन्होंने फटाफट से अपनी प्रोडक्शन को शुरू करा और मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई किया। अब जो लोग ऐसा प्लान नहीं कर पाए, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि TWS के अंदर इतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाए, तो वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो गए, क्योंकि वायर्ड वाले जो भी आपके हेडफोन्स हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं मार्केट से ऑब्सोलीट हो सकता है, अनलेस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हमेशा ही होते हैं। बट इस टाइप की चीजों को आपको पहले से ही एनालाइज करना होता है, जो कि एक प्राइम ड्यूटी होती है बिजनेस मैनेजर की। ठीक है जी,
आगे देखते हैं कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के अंदर बेसिकली क्या आता है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, इनकम, supply condition etc influence current demand. If the consumer expect increase in future price, increase in income and shortage in supply, more quantities will be demanded. If they expect fall in price, they will postpone their purchase of non-essential commodities and therefore the current demand for them will fall. अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज कीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया, ठीक है ना। अब अगर कंज्यूमर एक होता है जो कि एक्सपेक्ट करता है, जैसे कई लोग का एग्जांपल ले लेता हूं कि कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में कोई एक फोन सपोज इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। लेट्स से मैं अगेन आईफोन का एग्जांपल देता हूं, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। अगर कोई आईफोन मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो कई लोग ऐसे सोचते हैं यार ये इनिशियली आया है ना तो ये अभी 1 लाख का है, ठीक है ना, 2-4-6 महीने वेट कर लेते हैं, जैसे इसका नया मॉडल आएगा ना, ये 1 लाख वाला ना, जनरली कंपनी क्या करती है, इसको 50 पे ले आती है, इसको 50-60 पे ले आती है, जो जनरली लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है। क्या कंपनी हमेशा ऐसा करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपनी हमेशा ऐसा नहीं करती है, और करती भी तो इतना ज्यादा फॉल डाउन नहीं लेके आती। तो इस टाइप की एक्सपेक्टेशन जनरली कंपनी की कोशिश होती है कि मार्केट में क्रिएट ना होने दे। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर को ये क्रिएट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत जल्द सस्ता होने वाला है, तो वो इसको खरीदेगा ही नहीं, तो इसके इसमें क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए वो हमेशा इसको मेंटेन करना चाहते हैं कि भैया ये प्राइस मेंटेन रहेगा, इंटैक्ट, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है इस वजह से, बट बिल्कुल ही इसको ड्रैग डाउन नहीं कर देना। और दूसरा इंपैक्ट होता है कि अगर कस्टमर को ऐसा लग जाएगा कि भैया इस प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो उस केस में वो ज्यादा से ज्यादा खरीद के स्टोर कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी परचेसिंग करेगा, उस वजह से उसकी डिमांड को इंक्रीज मिलता है वहां पे। तो इसलिए कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, अब कस्टमर तो कुछ भी सोच सकता है, कस्टमर तो भगवान है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। कि अगर इन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया, अगर एक रुझान मार्केट में चल गया कि प्रोडक्ट सस्ता होने वाला है, तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, और लगता है कि अगर प्रोडक्ट महंगा होने वाला है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर में उनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी एक इंपॉर्टेंट हमारा डिटरमिनेंट्स बन जाता है ना। कुछ छोटे मोटी चीजें आएंगे अदर फैक्टर्स के अंदर, जैसे कि सबसे पहला आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री या जिस रीजन के अंदर आप सर्व कर रहे हो, अगर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आपके प्रोडक्ट की, आपकी कमोडिटी की डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए आप किसी ऐसे रीजन के अंदर सर्व कर रहे हो जिसके अंदर पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है, तो वहां पे डिमांड सपोज निकल के आती है आपकी 20K, मतलब आपका प्रोडक्ट 20K जो 20,000 लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को चूज करते हैं। अगर किसी ऐसे रीजन में आप सर्व करोगे जहां की पॉपुलेशन होगी 100 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड आपकी 20K से 200K हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए जितना आपका पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा आपकी डिमांड ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जिस जगह पे आप सर्व कर रहे हो वहां का जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन का मतलब हुआ कि वहां पे आपके चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज्यादा है, ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है। इस तरीके से भी एक आपको एनालिसिस करनी होती है कि पॉपुलेशन जो है वो किस एज गैप के है। क्यों? क्योंकि अगर ओल्ड पीपल ज्यादा होंगे उस रीजन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड किसकी ज्यादा होगी वहां पे, स्पेक्ट की, मतलब चश्मों की, वॉकिंग स्टिक्स की, इस टाइप की चीजों की ज्यादा डिमांड होगी। अगर पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे होंगे तो उसके इसमें डिमांड किसकी होगी, टॉयज की, बेबी फूड्स की, टॉफीज की, इस टाइप की चीजों की। तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन के अंदर हमें ये जानना भी जरूरी है कि पॉपुलेशन किस एज ग्रुप की है, क्योंकि उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो चेंज हो जाती है। अगला आता है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नेशनल इनकम का लेवल क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। इसको देखते हैं हम थोड़ा सा ईज में, मतलब थोड़ा स्लोली मैनर में। क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज क्रूशियल डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रूशियल है मार्केट डिमांड के लिए। हायर द नेशनल इनकम हायर द डिमांड फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात तो सिंपल समझ में आती है, नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी जो होगा वो ज्यादा होगा। द वेल्थ ऑफ अ कंट्री मे बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, may be unevenly distributed so that there are very few rich people while the majority are poor। अगर unevenly distribute किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग तो बहुत अमीर होंगे, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, गरीब होंगे वहां पे। Under such condition the propensity to consume of country will be relatively less because the propensity to consume of rich people is less देन दैट ऑफ पुअर पीपल। अब इसको क्या समझ में आया आपको कि भैया अगर रिच पीपल ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो लग्जरी गुड ज्यादा खरीदेंगे ना, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया नेसेसिटी के अंदर लग्जरी तो आता नहीं।
या फिर कई सारे कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि लग्जरी में आता नहीं है। लग्जरी लोग जो होंगे वो ज्यादा प्रोडक्ट को सर्व नहीं कर सकते, वो चुनिंदे प्रोडक्ट को सर्व करते हैं। लेकिन अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनकम को, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी जो होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी जो होते हैं, उसके लिए भी लोग ज्यादा कैपेबल होंगे परचेज करने के लिए। ठीक है, Consequently, the demand for a consumer goods will be comparatively less. तो obviously बात है कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स रिच पीपल ज्यादा परचेज करते नहीं, पुअर जो है वो कर सकते नहीं, तो ये दिक्कत वाली बात होगी। If the distribution of income is more equal, then the propensity to consume of the country as a whole will be relatively high. अगर इनकम जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इक्वल तरीके से कर पाएंगे, इक्वल में ऑब्वियसली बात है चेंजेस आएगा, कुछ लोग ज्यादा कुछ लोग कम, वो आएगा, लेकिन बिल्कुल एक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए ना कि भैया ये बिल्कुल एक सेगमेंट हो गया रिच का और ये बिल्कुल एक सेगमेंट होगा पुअर का। नहीं, इसके अंदर एक फ्लो होना चाहिए जो कि रिच टू पुअर जाए, लेकिन एक फ्लो के अंदर जाए कि सभी लोग बिल्कुल रिच ना हो और सभी लोग बिल्कुल पुअर ना हो, एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो होगी ऑब्वियसली क्या होगी, हाई होगी। ठीक है ना, तो इस चीज को भी समझना है। नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल समझ में आ गया, हाई नेशनल इनकम हाई डिमांड, बात खत्म। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अनइवन होगा तो उस केस में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो होगी हमेशा कम रहेगी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल इसके ऊपर बनता है आपका। लेट्स सपोज आज के टाइम पे जो आपके ऑनलाइन पोर्टल हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस टाइप के जितने भी पोर्टल है वो आपको कई टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं या फिर नो कॉस्ट ईएमआई टाइप की चीजें देती हैं जिसकी आपको इंटरेस्ट रेट के अंदर पैसों की बचत होती है। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आपको ईएमआई में प्रोडक्ट मिल रहा होता है, अब एक कोई सपोज करो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि एक कोई 40,000 का फोन है, वो मैं जनरली नहीं परचेज कर रहा था क्योंकि 40,000 एकदम से देने पड़ते और मेरे पास फिलहाल नहीं थे। ठीक है, फिर मेरे को ऑप्शन मिलता है, मेरे को कंपनी कहती है कि आप ऐसा करना, इस 40K को 12 इजी नो कॉस्ट ईएमआई में आप जमा कर देना। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार 12 नो कॉस्ट ईएमआई में खत्म करेंगे अगर इसको हो तो मोटा मोटा 3-3,500 रुपए के आसपास का अमाउंट आएगा और हर महीने इतना जाएगा और प्लस मुझसे ब्याज भी नहीं लेनी कंपनी, कितनी अच्छी बात हो जाएगी ये, तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी होंगी, इंटरेस्ट रेट्स कंपैरेटिवली कम होंगे, वहां पे लोग की परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। जो एक नॉर्मली बंदा परचेज नहीं कर सकता था वो परचेज करने के लिए कैपेबल हो गया, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज कैसी है आपकी कंट्री में, आपके सेगमेंट में, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड फ्लक्चुएट करती है। Now, availability of credit facility induce people to purchase more than what their current income permit them. मेरी current income permit नहीं कर रही थी इसको परचेज करने के लिए, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी मुझको ऐसी मिलेगी, मैंने कहा यार खरीद लेते, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटीज मोस्टली डिटरमाइन द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर बल्क पेमेंट। ओके, जैसे कि बल्क पेमेंट मुझे देना पड़ता, मैं सोच रहा था, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी से ये चीज आसान हो गई तो मैं इसको कर पा रहा हूं। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकरेज पीपल टू बोरो एंड देन डिमांड विल बी मोर। अगेन अगर इसमें सपोज करो कि अगर मेरे को इससे नो कॉस्ट ईएमआई कर दिया, बात ही खत्म होगी, इंटरेस्ट रेट खत्म हो गया। अगर सपोज ऐसा करते हैं कि इन जनरल 12% पर एनम का इंटरेस्ट रहता है, मुझसे वो कहते हैं जी आपसे 5% या 2% पर एनम लेंगे, तो भी मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा इसको परचेज करने के लिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका फॉल कर गया। तो ये आप बिल्कुल जीरो कर दो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी लेके आते हैं, उसको कम भी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंकरेज करता है लोगों को कि आप बोरो करके भी परचेज कर सकते हो और डिमांड को इंक्रीज कर सकते हो। ये तो आया आपका डी पॉइंट। इसके बाद एक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज टाइप की चीज। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी in respect of taxes and subsidies, business condition, wealth, socio-economic class, group, level of education, marital status, weather condition, salesmen and their advertisement habits, customs and conventions। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी को फिलहाल लेकर डिस्कस करूंगा, बाकी चीजें भी हैं। ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसी में ले सकते हैं कि सपोज करो एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स रेट है 18%, इसका टैक्स रेट 5% हो जाएगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली चीपर हो जाएगा और लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, और वही अगर 28 वाले को 28% हम उसके ऊपर टैक्स लगा दें तो ऑब्वियसली बात है लोगों को दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर। उसके बाद वेल्थ कंडीशंस हो गई, आपकी बिजनेस कंडीशन कैसी है, वेल्थ कैसा है, सोशल इकोनॉमिक क्लास हो गया, ग्रुप हो गया, लेवल ऑफ एजुकेशन आपके रीजन का कैसा है, वहां पे कितने एजुकेटेड लोग हैं, उस अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, तो उस अकॉर्डिंग जो उस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है। वेदर कंडीशन कैसी है, आप एडवर्टीजमेंट्स कैसी कर रहे हो, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पहुंचा रहे हो, वो सारी चीजें भी मैटर करती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कुछ अदर मिसलेनियस फैक्टर्स हैं जिसका भी इंपैक्ट पड़ता है, जिसको कि हम
डिटरमिनेंट्स के अंदर काउंट करते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी चर्चा थी डिटरमिनेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब एक छोटा सा पहलू और है, उसको और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, देन हम इसको रैप अप करेंगे। डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है कि डिमांड किस तरीके से फंक्शन करता है। अब डिमांड फंक्शन करने के लिए हमने देख लिया बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं। ये सारे डिटरमिनेंट्स ही कहीं ना कहीं डिमांड को चेंज करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस लेके आती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन जो कि एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है, इनके रिलेशनशिप को सिंबॉलिकली अगर हम इंटरप्रेट करें तो हमारा बेसिकली डिमांड फंक्शन बन जाता है। तो हमें बेसिकली क्या देखना है कि डिमांड, नंबर वन इज डिमांड, और नंबर टू जो डिटरमिनेंट्स हमने ऊपर सारे पढ़े बहुत सारे, इन डिटरमिनेंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है डिमांड को, जब इसको हम एक लॉजिकल वे में, एक सिंबॉलिक वे में राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारा डिमांड फंक्शन कहलाता जाता है। अब हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा कि भैया डिमांड के ऊपर इंपैक्ट कौन कौन आ सकता है। तो फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, फंक्शन में आएगा आपका प्राइस, आपकी प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा। दूसरा है कि भैया जो कंज्यूमर है उसकी इनकम, जो हमने देखा कि कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी तो इंपैक्ट पड़ता है, कम होगी तो इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा आ जाएगा आपका कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं या जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस के ऊपर क्या है, उनके प्राइस से भी इंपैक्ट पड़ता है हमारी पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। उसके बाद आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और लास्ट हमने कुछ मिसलेनियस के अंदर देखा जिसके एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे और भी चीजें थी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ब्ला ब्ला। इन सभी को आप जब इवेल्युएट करोगे एक फंक्शन में तो आपका इंपैक्ट क्रिएट होगा डिमांड के ऊपर। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड डिमांड फंक्शन, कुछ खास नहीं है। डिमांड फंक्शन मींस डी विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दिए गए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर की इनकम, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारे कहीं ना कहीं आपके डिमांड फंक्शन को मैनेज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको आपको एक और समझ लेना है कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन इज नथिंग जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। जो डिमांड है और उसके डिटरमिनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो डिमांड फंक्शन इक्वल टू फंक्शन ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टिल दिस। बाकी की जो बची हुई बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट निकल के आता है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो आपकी आने वाली वीडियोस के अंदर या किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक।